हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो है हम लोग अब घटना चक्र के पार्ट 31 को देखने वाले हैं। और देखिए मैंने जो है अपने चैनल पे जो है टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो जो भी टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहे तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो और मैं वहाँ पर जो है क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपसे डाल दिया करूँगा। तो आप लोग अब टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने लिंक वहाँ पे डाल रखा है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं और जो हम लोग आज घटना चक्र को करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया है ये पूछा है। तो रिपन। तो भाई रिपन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, ठीक है। और कब रद्द किया था तो 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया है तो लागू जो किया है वो लीटन ने किया है। लागू लीटन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू लीटन ने करा था 1878 में करा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू लिटन ने करा है 1878 में करा है, ठीक है। और बंद रिपन ने करा है 1882 में। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ना भाई इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता था, ठीक है। तो मुंह बंद करने वाला ऐसे याद रख लोगे, मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता था, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता, तो मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता था। कर्जन से आप लोग क्या याद रख लोगे, तो कर्जन के समय ही जो बंगाल का विभाजन हुआ है, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है 1905 में, वो आपकी कर्जन के टाइम पर हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ है 1905 में, ये कर्जन के टाइम पे हुआ है। एंड एक बात याद रख लीजिएगा, कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा यही रखते थे। कर्जन जो थे वो कांग्रेसियों को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखते थे, कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखते थे, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट टाइप में कि कांग्रेसियों को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा कौन रखते हैं, तो कर्जन रखते हैं। आंख के सामने मरने की इच्छा, मरने की इच्छा कौन रखते हैं, तो वो कर्जन रखते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो देखो किसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बगावत नहीं किया है, ठीक है। बगावत नहीं किया है ये पूछा है आपसे। विजयनगर का राजा, तो भाई इन्होंने बगावत करा था तो ये नहीं होना है। हैदराबाद का निजाम, तो बिल्कुल हैदराबाद का निजाम और सिंधिया भी याद रख लीजिएगा। निजाम और सिंधिया ने जो है वो अंग्रेज का सपोर्ट करा है, कभी भी उन लोगों के अगेंस्ट में वो नहीं गए थे। तो हैदराबाद का निजाम और साथ में सिंधिया भी याद रख लीजिएगा आप लोग। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र भाई ये आपका क्या था, चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर। और ये देखिए बीपीएससी 71 फर्स्ट के जो भी एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है। और 70 कहता हूँ यार, 70 बीपीएससी 70 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र तो वो रांची हो जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची हो जाता है। और ये जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह, तो अभी मुंडा विद्रोह आप लोग देख लो यहाँ पर। मुंडा विद्रोह हुआ कब है, तो मुंडा विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है। 1889 से 1900 के बीच में जो है मुंडा विद्रोह हुआ है। और इसको किसने करा है, तो बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व करा था। और बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। बिरसा मुंडा को किस नाम से, तो धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता था, तो मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। बिरसा मुंडा को धरती आबा एंड मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका जो कार्य क्षेत्र हो जाता है वो रांची हो जाता है, जो कि आपके झारखंड का एक हिस्सा है, झारखंड का एक पार्ट है और झारखंड की राजधानी है भाई रांची। ओके, नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। तो देखो मानव बलि प्रथा का निषेध करने पर अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था, कुकी तो नहीं, खोंड तो बिल्कुल। खोंड जनजाति जो है ना मानव बलि प्रथा के रोक पर जो है अंग्रेजों का विरोध करा है। तो खोंड जनजाति आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, तो भाई ये दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण अकाल की छाया नहीं, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, बिल्कुल यही था। दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। और दक्कन का दंगा हुआ कब था, तो 1875 में हुआ था दक्कन का दंगा। और 1875 से ये भी याद रख लीजिएगा आर्य समाज के स्थापना, आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था भाई, ये भी
आपके 1875 में हुआ था। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना जो हुआ था ये भी 1875 में हुआ था। फराजी कौन थे? फराजी हाजी सरईतुल्लाह के अनुयायी। तो भाई यही तो करेक्ट है, हाजी जो फराजी जो थे वो हाजी सरईतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक ना, हाजी जो थे हाजी सरईतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। और ये फराजी विद्रोह आप लोग जरूर याद रख लोगे। फराजी विद्रोह या फैराजी विद्रोह कुछ भी दे दिया जाता है, फैराजी भी मेंशन करा जाता है या फिर फराजी भी करा जाता है। तो फराजी विद्रोह हुआ कहाँ था? तो फराजी विद्रोह जो हुआ था आपके बंगाल के एरिया में देखने को मिला था, बंगाल वाले एरिया में फराजी विद्रोह हुआ है। और इसका जो नेतृत्व किया था ये हाजी सरईतुल्लाह ने करा था। हाजी शरईतुल्लाह हाजी सरईतुल्लाह ने जो है फराजी विद्रोह का नेतृत्व करा था। ठीक है, तो हाजी सरईतुल्लाह ने फराजी विद्रोह का नेतृत्व करा, इस बात को भी ध्यान में आप लोग रख लेना। पृथ्वी के सात, ये सात नहीं सतह होगा, पृथ्वी के सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक कि छप जाएगा आपके टीआरई 4 में। ओजोन लेयर से तो भाई क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहा है, तो आई होप कि छप जाइए क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, या फिर इससे मैं जो अभी डिटेल करूंगा वहां से क्वेश्चन छप जाएगा, तो आप लोग अपने कॉपी में लिखना। और देखो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा एंड वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखें। ठीक है, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, और शायद मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ भी, क्योंकि मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाएं। मैं बार बार तो कहता नहीं हूँ बट अभी कहना पड़ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं आप लोग मेरे चैनल को, और साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप लोग। तो पृथ्वी के सतह से ओजोन परत की ऊंचाई तो 10 से 20 किलोमीटर, तो बिल्कुल 10 से 20 किलोमीटर जो है ओजोन परत की जो ही ऊंचाई है। अब ओजोन लेयर का बात हुआ है भाई, तो मैं ओजोन लेयर के बारे में अभी डिस्कस कर देता हूँ आपसे। ओजोन लेयर देखो, पहली बात तो ये मान लेना कि ओजोन लेयर आखिर प्रेजेंट कहाँ पर है। ये तो पूछा जा सकता है ना कि ओजोन लेयर आखिर प्रेजेंट कहाँ पर है। तो भाई ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है आपका ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे कि आप लोग कहते हो समताप मंडल, तो समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाता है, यूवी रेज से बचाता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें क्या बचाता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। देखो, अगर अल्ट्रावायलेट रेज भाई हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है, अगर हमारे शरीर पे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज पड़ते हैं तो हमें जो है स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर स्किन कैंसर से जो हमें बचा ले रहा है, तो ओजोन लेयर की वजह से जो है अल्ट्रावायलेट रेज रुक जाता है और हमें जो है अभी स्किन कैंसर नहीं होता है इसकी वजह से। अब देखो, जो ओजोन लेयर का ये मोटाई किससे मापा जाता है, तो देखिए ओजोन लेयर का जो मोटाई मापा जाता है भाई, तो ओजोन लेयर का मोटाई जो मापा जाता है वो डॉप्सन यूनिट से, आपसे यूनिट पूछ सकता है। तो ओजोन लेयर का मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है, मतलब कि DU। तो ओजोन लेयर का मोटाई डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। एवरेज ऊंचाई, एवरेज मोटाई अगर आपसे पूछ ले इसका कि ओजोन लेयर का एवरेज मोटाई कितना होता है, तो एवरेज मोटाई होता है 3 mm या 300 डॉप्सन यूनिट। आप लोग याद रख सकते हो 3 mm या 300 डॉप्सन यूनिट। 3 mm का मतलब 1 mm बराबर 100 डॉप्सन यूनिट होता है। तो एवरेज मोटाई 3 mm मतलब 300 डॉप्सन यूनिट, और 1 mm में होता है 100 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, ओजोन छिद्र कब कहा जाता है? ओजोन छिद्र मान लीजिए कि अगर जो ओजोन परत का जो मोटाई होता है वो 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए, 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए या 2 mm रह जाए, तो ओजोन छिद्र माना जाता है। तो ओजोन छिद्र कब? तो 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए, ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट या 2 mm रह जाए, तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब देखिए, ये ओजोन छिद्र आखिर स्पष्ट कहाँ दिखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए। ये ओजोन छिद्र आखिर स्पष्ट कहाँ दिखता है, क्लियर एकदम विजिबल कहाँ पर होता है भाई, ये पूछा जाता है कि ओजोन छिद्र स्पष्ट कहाँ दिखता है। तो स्पष्ट जो दिखता है वो अंटार्कटिका पे दिखता है, अंटार्कटिका पे दिखता है। और कब दिखता है? तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में दिखता है, सितंबर से अक्टूबर के मंथ में जो दिखता है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र सबसे स्पष्ट दिखता है,
ओके। एंड सितंबर अक्टूबर के मंथ में दिखता है। मंथ भी याद जरूर आप लोग रख लेंगे मेरे भाइयों, तो मंथ जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पूरा आप लोग कॉपी में लिख लेना, वीवीआई है आपके लिए ये क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है? 22 जून, 22 दिसंबर। तो भाई दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। अगर उत्तरी गोलार्ध का पूछ ले कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? तो 21 जून, 21 जून हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 21 जून। नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग कैसे हुए ये पूछ रहा है। ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिक क्रिया से। तो भाई यही करेक्ट है, विवर्तनिक क्रिया से जो है महाद्वीप जो है वो अलग हुए थे। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। नेक्स्ट, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थापित है? तो भाई ये 90 ईस्ट रीज जो है ये कहाँ स्थापित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रीज जो है वो हिंद महासागर में आपका सिचुएटेड है, हिंद महासागर में। अब आपसे महासागर अगर पूछ ले तो महासागर टोटल 5 हो जाते हैं। महासागर मतलब आपके कितने हो जाते हैं? तो टोटल 5 है आपके महासागर। कौन कौन सा महासागर है? पहला याद रख लीजिएगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पहला पैसिफिक याद रख लीजिएगा। दूसरा होता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर। थर्ड याद रख लियो आप लोग इंडियन ओशियन, इंडियन महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन। फोर्थ याद रख लीजिएगा आप लोग आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन जिसे कहते हो, आर्कटिक ओशियन। एंड फिफ्थ याद रख लियो अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। तो 5 महासागर याद रख लीजिएगा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ओके। एंड पैसिफिक जो होता है भाई ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा, मतलब कि सबसे बड़ा एंड सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक है। सबसे बड़ा और गहरा जो है महासागर ये आपका पैसिफिक ओशियन हो जाता है। अगर महादेश आपसे पूछ ले कि टोटल कितने महादेश है, तो महादेश टोटल हो जाते हैं 7। टोटल महादेश कितने हैं? तो 7 महादेश। कंटिनेंट कितने हो जाते हैं भाई? तो 7 हो जाते हैं कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, वातानुकूलन यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने, जल के वाष्पीकरण, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। तो देखो वातानुकूलन यंत्र में किस कारण ठंडक, जो ठंडक जो होती है भाई उसमें वो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होता है। नेक्स्ट, विंडो घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो देखो जो विंडो है, विंडो घरेलू क्लीनर है, ठीक है, परफ्यूम स्प्रेयर है, ठीक है, तो इस सभी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो स्प्रे बोतल किस सिद्धांत पर काम करता है ये पूछा है कि स्प्रे बोतल जो है ये सबका ये किस सिद्धांत पर? कोशिका क्रिया तो नहीं भाई, बर्नौली का सिद्धांत तो बिल्कुल, बर्नौली के सिद्धांत पे ये सभी कार्य करते हैं आपके स्प्रेयर जितने भी होते हैं। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु, ट्यूब में द्रव्य, ट्यूब का शीशा। तो ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर जो होता है भाई वो ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट का लाइट जो होता है। पंखे का रफ्तार निर्भर करता है, तो पंखे का रफ्तार वोल्टेज, एब्सोल्युटली जो आपका वोल्टेज होगा वो पंखे का रफ्तार इसी पे निर्भर होगा। नेक्स्ट, फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो देखो अगर कृत्रिम रूप से पूछ ले कि फल को कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल रूप से अगर पूछ ले, कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से अगर पूछ ले किससे पकाया जाता है, तो इथेन नहीं, एथिलीन नहीं, मेथिलीन नहीं, नन ऑफ दीज, तो बिल्कुल नन ऑफ दीज। तो फल को कृत्रिम रूप से अगर पूछ ले कि कैसे पकाया जाता है, तो फल को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन के द्वारा पकाया जाता है, टिलिन के द्वारा पकाया जाता है। तो फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से एसिटिलीन का हेल्प से, ठीक है। और अगर फल को प्राकृतिक पूछ ले कि फल को प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल रूप से कैसे पकाया जाता है, तो नेचुरल जो इसे पकाया जाता है भाई, नेचुरली जो इसे पकाया जाता है फल को वो एथिलीन के प्रयोग से पकाया जाता है, एथिलीन का हेल्प से पकाया जाता है। तो फल को प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है एथिलीन के हेल्प से, एंड फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है एसिटिलीन के हेल्प से। ओके। एंड जो एथिलीन होता है एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र जो होता है हार्मोन या पादप हार्मोन कह सकते हो यार आप लोग, एकमात्र हार्मोन होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं,
ठीक है। तो एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं वो है आपका एथिलीन। अब आपको देखो एक हार्मोन से रिलेटेड आपको याद रख लेना है, क्योंकि हार्मोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट में देकर रहूंगा। और बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी एग्जाम के लिए आपका जो प्लांट हार्मोन होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट हार्मोन वीवीआई है आपके लिए, प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन भाई ये वीवीआई है आपके लिए, प्लांट हार्मोन को जरूर याद रखिएगा आप लोग, प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन अभी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपसे। देखिए 7 प्लांट हार्मोन होते हैं, 7 प्लांट हार्मोन होते हैं, टोटल 7 प्लांट हार्मोन होते हैं, और सातों प्लांट हार्मोन का आपको नाम याद रखते हुए चलना है। पहला तो याद रख लीजिएगा ऑक्सीन, ठीक है, पहला याद रख लीजिएगा ऑक्सीन, ठीक है, पहला याद रख लीजिएगा ऑक्सीन, एक प्लांट हार्मोन है। दूसरा याद रख लीजिएगा जिब्रेलिन, 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 जिब्रेलिन जो होता है दूसरा प्लांट हार्मोन है। थर्ड याद रख लीजिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, 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 साइटोकाइनिन। फोर्थ याद रख लीजिएगा ट्रोमैटिन, ट्रोमैटिन, ट्राउमैटिन, ठीक है, फोर्थ याद रख लियो आप लोग ट्राउमैटिन। फिफ्थ याद रख लीजिएगा फ्लोरीजेंस, 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 फिफ्थ याद रख लीजिएगा फ्लोरीजेंस। सिक्स नंबर का प्लांट हार्मोन याद रख लीजिएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, मतलब ABA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड याद रख लियो आप लोग। एंड सेवेंथ में याद रख लियो आप लोग एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन। तो ये 7 प्लांट हार्मोन आप लोग जरूर याद रखेंगे। पहला तो याद रख लीजिएगा ऑक्सीन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एग्जाम में टकरा जाएगा, डायरेक्ट आपसे दे देगा कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है या फिर इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देता है आपसे और पूछा जाएगा। मैं तो कह रहा हूं यार कि 80% में गारंटी ले रहा हूं कि आपके TRE 4th में यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ये प्लांट हार्मोन से 80% मेरा दावा है कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्लांट हार्मोन में पहला याद रख लीजिएगा ऑक्सीन, सेकेंड जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्रोमैटिन, फ्लोरीजेंस, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये 7 हार्मोन प्लांट हार्मोन है, आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट भाई यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड नहीं, फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड, तो बिल्कुल यही इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो भाई जो ट्राइग्लिसराइड है वो आपका वसा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड वसा हो जाता है, यही वसा ही होना चाहिए। अगर कुछ इसमें लग रहा हो तो कमेंट करेंगे आप लोग, बट ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका वसा हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट एंड हीरे के बारे में पूछा है, कौन सा कथन जो स्टेटमेंट है वो राइट है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, तो भाई जो क्रिस्टल संरचना होती है एक जैसा है तो नहीं, ग्रेफाइट का अलग है और हीरा का अलग है, दोनों का अलग अलग हो जाता है। उनकी कठोरता समान है तो नहीं भाई, कठोरता तो कभी भी समान नहीं होगा, ठीक है। उनकी विद्युत चालकता समान है तो नहीं, ये तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल ये दोनों जो है देखो ग्रेफाइट और हीरा जो है समान जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है उससे ये सभी गुजर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो श्विंग, ये नहीं श्वैंग हो जाएगा, श्वैंग जो है विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव जो विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। तो भाई माइकोप्लाज्मा जो होता है वो श्वैंग जो है प्रजनन भी कर सकता है और विकास भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन हो जाते हैं भाई। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या है? तो प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? नहीं होता है पूछा है, किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो नहीं, लाइकेन तो बिल्कुल नहीं, विषाणु तो बिल्कुल, जो विषाणु वायरस होते हैं उसमें किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कराया है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखना, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।